नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं द स्टील एम्परर कहानी का नया और सबसे दमदार पार्ट। जेरार्ड चिल्लाता है, पूछ रहा है कि क्या वो सच में उसे बस एक बार की बात के बाद इग्नोर करने वाला है। तभी वॉन्गम आगे झुकता है और अपनी ब्लेड पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। जेरार्ड को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि वॉन्गम एक अटैक की तैयारी कर रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे हवा खुद वॉन्गम के चारों ओर खींचने लगी है। जैसे ही वह जेरार्ड के पास से गुजरती है, वह कहता है कि वह असल में उसके चारों ओर मंडराता हुआ माना है। ये समझते हुए कि वह एक खतरनाक सिचुएशन में है, वह फिर से अपना स्वॉर्ड ऑरा छोड़ना शुरू करता है और अटैक के लिए खुद को संभालते हुए अपना स्टांस नीचे कर लेता है। हवा बस एक सेकंड के लिए हिंसक रूप से घूमती है और फिर पूरी तरह रुक जाती है। वॉन्गम अभी भी वहीं खड़ा है और जेरार्ड पूछता है कि क्या हवा सच में जम गई है। वॉन्गम अब तैयार है, धीरे से मुड़ता है और अपनी ब्लेड को साथ लाता है। हमारे लिए ये स्लो हो गया, लेकिन उनके लिए ये एक सेकंड या उससे भी कम है। जैसे ही वॉन्ग मुड़ता है, जेरार्ड बस डर के मारे देखता रह जाता है, क्योंकि अटैक सीधा उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। उसे तो हवा के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी ब्लेड टूटकर सीधे फर्श पर गिर जाती है और उसके पीछे की हर चीज पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वह केवल पेड़ों के गिरने की आवाज सुन सकता है और जमीन कांपने लगती है। वॉन्गम उसकी ओर कॉन्फिडेंस के साथ घूरता है और जब जेरार्ड पीछे मुड़कर उस डिस्ट्रक्शन को देखता है तो वह घबराहट में हंसने लगता है। वॉन्गम ये समझते हुए कि वह जीत चुका है, उसकी ओर चलकर आता है। जेरार्ड अपनी टूटी हुई ब्लेड उठाता है, ये कहते हुए कि वह उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को सलाम करता है और वॉन्गम आह भरते हुए उससे भी यही कहता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे यूराइनल शेयर करना। फिर जेरार्ड अगली बार एक और राउंड का ऑफर देता है। वह सोल्जर्स की ओर बढ़ता है, लेकिन वे उसे असल में अपने बीच से जाने देते हैं। वह अपनी स्वॉर्ड धातुओं की कैरेज में फेंकता है और वापस अपने केज में कूद जाता है और उन्हें बताता है कि वह वापस ले जाने के लिए तैयार है। तब कैप्टन चिल्लाता है और सबको बताता है कि उन्हें अब निकलना चाहिए, और जिनचिन कहता है कि उसे उस आदमी से फौरन मिलना है। मुझे लगता है कि वह वॉन्गम के बारे में बात कर रहा है और वे घर की ओर बढ़ते हैं। उसी रात कहीं और हम कुछ सोल्जर्स को जंगलों में खुदाई करते हुए देखते हैं। वे अपनी चीज खोदकर निकालने के लिए बारी बारी काम करते हैं और तभी कदमों की आहट उनके पास आती है, लेकिन वे सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और कहते हैं कि आखिरकार उन्होंने इसे निकाल लिया। जैसे ही वे मिट्टी से एक ईंट उठाते हैं, उनके पीछे एक परछाई नजर आती है। हम देखते हैं कि वह कद में छोटा है और उसके पास एक एक्स है और वे तुरंत झुकने लगते हैं। बू से माफी मांगते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने इसे केवल बचे हुए अनाज से बनाया है और वे चेक कर रहे थे कि क्या ये उसे ऑफर करने के लिए काफी फर्मेंट हुआ है। जैसे ही वे वहां कांपते हुए बैठते हैं, वे ऊपर देखते हैं, परेशान कि वह जवाब क्यों नहीं दे रहा, और उन्हें बूरू नहीं दिखता बल्कि एक दूसरा ड्वार्फ दिखता है। वह बंदा इसे पीना शुरू करता है और वह और उसके दोस्त असल में इसे शेयर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह तो सच में एकदम गैस है। हालांकि यह सूप जैसा दिखता है, पर यह गले से बहुत स्मूथ तरीके से नीचे उतरता है। सोल्जर्स कहते हैं कि वे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह पहले वाला जनरल था। वह हंसता है, ये कहते हुए कि कोई चुपके से घूम रहा था, इसलिए उसने उनका पीछा किया, ये सोचकर कि वो कोई दुश्मन है। सोल्जर्स फिर पूछते हैं कि इस वर्ल्ड में अल्कोहल का स्वाद कैसा है। वह कहता है कि यह भी अच्छा है, लेकिन सभी ड्वार्फ्स एक साथ सोचते हैं कि हालांकि यह अच्छा है, पर यह बियर को बिल्कुल नहीं हरा सकता। वे पूछते हैं कि बियर क्या है और फिर वे कहते हैं कि यह बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें एक कार्बोनेटेड किक है। सभी सोल्जर्स अग्री करते हैं कि वे एक दिन इसे चखना चाहते हैं, और ड्वार्फ्स कहते हैं कि असल में उनके पास कुछ है। ग्रे, मैं उन्हें उनके हेयर कलर्स से बुलाऊंगा। रेड से कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रेड कहता है कि चूंकि उन्हें ये ट्रीट मिली है तो बदले में उन्हें भी ट्रीट देनी चाहिए। वे वर्कशॉप की ओर जाते हैं और हम उन सबको इसे पीते हुए देखते हैं। वे पूछते हैं कि ऐसी चीज भला कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। वे कहते हैं कि उनके लिए खुद से इतनी शानदार चीज बनाना कमाल है, पर वे इसके इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ जू है। सोल्जर पूछता है कि उन्होंने इसे कहां से हासिल किया। वे कहते हैं कि यह वेयरहाउस से था। दूसरे ड्वार्फ्स फौरन उसका मुंह बंद कर देते हैं, ये कहते हुए कि उसे इग्नोर करो क्योंकि वह बस नशे में है। सोल्जर्स कहते हैं कि यह सच कि पिछले कुछ दिनों से मेन्यू में जो नहीं था, जरूर वे ही होंगे। बियर पीने वाले इसे वापस अपने कप में थूकने लगते हैं और कहते हैं कि अगर पकड़े गए तो वे सब मारे जाएंगे। ये वाइन बनाने के लिए चावल के टुकड़े इकट्ठा करने से बिल्कुल अलग लेवल पर है। रेड उनसे कहता है कि फिक्र न करें, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्हें गर्व है, वो सब संभाल लेगा, इसलिए उन्हें इसे पीना जारी रखना चाहिए। वे बहुत डरे हुए हैं, लेकिन रेड कहता है कि ड्वार्फ वर्ल्ड में एक कहावत है, ये तभी चीटिंग है अगर पकड़े जाओ, वरना ये बस स्किल है।
हम बू को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनके लिए बहुत बुरा हुआ। वे पकड़े गए हैं क्योंकि उनका दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया जाता है और वह बैक रूम में घुसता है। वह कहता है कि उसे पता था उनका सिर पत्थरों से भरा है और वो उन तीनों को तुरंत उसके पीछे बाहर चलने को कहता है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, हम उन्हें खेतों में काम करते हुए देखते हैं। विलेज चीफ और वॉन ये देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्वार्फ्स को फार्मिंग करते देखा है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। फिर बू चिल्लाता है, कहता है कि उन्हें इसे सूर्यास्त से पहले खत्म करना होगा। अगर वे जीना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे मौत तक काम करें। वापस गिनचन के ग्रुप पर वे कैंप लगाते हैं और हम उसके टेंट के अंदर देखते हैं। पहले वाली एल्फ उन सबके साथ बैठी है। गिनचन रिजल से कहता है कि वह पूछे कि आखिर उसे बंदी क्यों बनाया गया था। वह बिल्कुल वैसा ही करता है, अपना इंट्रोडक्शन भी देता है और वह भी वही करती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम हादिया है। वह एक हाई एल्फ भी है। ये रेजल को हैरान कर देता है। वह पूछता है कि आखिर एक हाई एल्फ इतनी कठिनाइयों में कैसे फंस गई। इंसानी शब्दों में उसका स्टेटस एक हाई प्रीस्टेस के बराबर है। हादिया कहती है कि हाई एल्फ साधारण एल्वन क्लैंस के बीच उनके नवजात बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि उस यात्रा के दौरान उसे बैरन एल्वन के इलाके में पकड़ लिया गया था। उनके पास एक दुर्लभ आर्टिफैक्ट था, एक माना रेस्ट्रेंट जिसने भागना नामुमकिन बना दिया। रेजल कहता है कि यहाँ तक कि वे एल्व्स जो आमतौर पर शांति चाहते हैं, वे भी एवेंजर्स की एक बेरहम टोली में बदल जाएंगे। अगर किसी हाई एल्फ को नुकसान पहुंचाया गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इससे अनजान हो। ये पूछते हुए कि उसने इसके अंजामों को कैसे संभालने का सोचा था। गिनचन अभी भी हैरान है कि वह उनकी कॉन्वर्सेशन समझ पा रहा है। उरु उस रिंग के लिए पूछता है जो रेजेल ने उसे दी थी। जिनशिन उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह नहीं समझता कि यह उसके मास्टर की ओर से एक तोहफा है। उरु माफी मांगते हुए कहता है कि वह भी उसे सुनना चाहता है, लेकिन गिनचन कहता है कि उसे जरूरत नहीं है। हादिया अपनी कुर्सी से उठती है, उसके पास चलती है, उसके सिर के किनारे को पकड़ती है और अपना माथा उसके माथे से लगाती है। एक एन्चांटमेंट बुदबुदाती है जब तक कि एक चमकीली सुनहरी रोशनी नहीं दिखती। वे दोनों हैरान है कि क्या हो रहा है, क्योंकि यह टेंट के बाहर भी देखी जा सकती है। ये तब तक चलता है जब तक वह अपना सिर उसके पास से हटा नहीं लेती। वह बस उसे अवाक देखता रह जाता है। वह फिर अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है और वह असल में इसे समझ सकता है। वह हैरान है कि वह समझ पा रहा है और एक्साइटेड होकर इसके बारे में हंसने लगता है। गिनचन रेजल से पूछता है कि अभी क्या हुआ और वह कहता है कि हाई एल्व्स के पास अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके अपनी भाषा को सुनने वाले की भाषा के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता होती है, जिसे वह मैजिक का एक रूप मान सकता है। वह कहता है कि वह समझ गया क्योंकि उरु वहां उसके सामने झुक रहा है। वह घुटनों पर बैठती है और उसे अपना सिर उठाने को कहती है। जैसे ही वह उसकी आंखों में देखती है, वह कहती है कि उसे उसमें से एक महान हवा महसूस हो रही है जो पूरी जमीन पर घूमेगी। वह पूछता है कि क्या वह उसके बारे में बात कर रही है और वह कहती है कि हाँ। वह फिर रेजल के पास जाती है और बिल्कुल वही चीज करती है। वह उसे बताती है कि उतावला न हो, क्योंकि किसी दिन वह उस दीवार को तोड़ देगा जो उसकी एनलाइटनमेंट को रोक रही है और समय की गहराई के साथ तालमेल हासिल करेगा। वह उसकी शिक्षाओं के लिए उसे धन्यवाद देता है और गिनचन पूछता है कि वह आखिर कर क्या रही है। रेजल समझाता है कि उसकी क्षमताओं में से एक उसे किसी व्यक्ति का एसेंस देखने की अनुमति देती है। उसे ये दिलचस्प लगता है और पूछता है कि वह उसमें क्या देखती है। जैसे ही वह उसकी आंखों में देखती है, उसे खुद को एक वॉइड में तैरते हुए महसूस होता है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे अभी भी कुछ नहीं दिखता। वह पूरी तरह अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं से घिरी हुई है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, इस सच को स्वीकार करते हुए कि देखने के लिए कुछ नहीं है, और वह गिनचन को बताती है कि वह कुछ नहीं देख सकती क्योंकि वह बस एक खाली जगह थी। वह इसके बारे में सोचता है, ये सोचते हुए कि क्या यह एक अच्छी या बुरी बात है। उरु बहुत जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इसका मतलब जरूर यह है कि उनका जनरल खाली दिमाग है। यह उसे चिढ़ा देता है और वह उसे बेहोश कर देता है और उसे टेंट से बाहर घसीट ले जाता है। वह गिनचन से प्रार्थना करती है, कहती है कि या तो यह शून्यता है या फिर यह एक असीम स्वीकार्यता है जिसे मापा नहीं जा सकता। वे घर वापस अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे चल रहे सोल्जर्स में से एक ऑर्क्स के एक ग्रुप को देखता है और बाकियों को धीरे होने को कहता है क्योंकि आगे सुअर हैं और वे पूरा एक झुंड हैं। पता चलता है कि यह बंदा असल में पहले वाले का बेटा है और वो आदमियों के एक ग्रुप को एक तरफ ले जाता है और कहता है कि उसे उनकी जरूरत है ताकि वे अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सके। ऑर्क्स चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये इंसानों की माउंटेड यूनिट है, इसलिए समय आ गया है कि वे वह करें जिस पर उन्हें गर्व है। वे वह दीवार बनाना शुरू करते हैं और वह कहता है कि वह अपने पिता से अलग है। उनकी गलती दुश्मन के निकलने के लिए एक गैप छोड़ना थी और वहां इकट्ठा होना था जहां आर्चर्स तैनात थे, लेकिन उसने हर मुमकिन रास्ते को रोक दिया है और चूंकि वहां कोई आर्चर्स नहीं है और केवल 10 माउंटेड सोल्जर्स हैं, इस बार जीत पक्की तौर पर उनकी है। उरु पूछता है कि सुअर हमेशा इस तरह ग्रुप में क्यों रहते हैं।
लेकिन हदिया कहती है कि अब घोड़ों के साथ फॉर्मेशन को भेदना मुश्किल हो गया है और उन्हें मैफोस के आने का इंतजार करना चाहिए। तो वे अंदर क्यों भाग रहे हैं? उरु अपना ट्यूब एरो तैयार करता है। वह अपने आदमियों को फॉलो करने को कहता है, ट्यूब एरोज लोड करते हुए। जैसे ही वे सब ऐसा करते हैं, वह कहती है कि लगाम से हाथ छोड़ने के लिए एल्स भी घोड़े के साथ ऐसा तालमेल हासिल नहीं कर सकते। पर साथ ही उनके धनुष इतने छोटे हैं, हालांकि वह इसके पीछे की पावर जानती है। जब उन्होंने कैसल की कम्युनिकेशन मेज को मार गिराया था, वह उसे जोर से पकड़ने का ऑर्डर देता है और वह उसे भींचने लगती है। वह कहता है कि समय आ गया है, अपने आदमियों को शूट करने को कहता है। जैसे ही एरोज ऑर्क्स की ओर उड़ने लगते हैं, हम उन्हें सटीक निशाना लगते हुए देखते हैं। हर एक ऑर्क को खत्म कर रहा है और टाओ को बिगाड़ना शुरू कर देता है। वह कहती है कि एल्वन एरोज के सटीक होने का कारण यह है कि वे हवा पर सवार होते हैं। उन एल्व्स के एरोज जिनका प्रकृति के साथ गहरा लगाव है, वे उसकी इच्छा से गाइड होते हैं, लेकिन वह उनके एरोज में वह महसूस नहीं कर पा रही थी और उनकी आर्चरी तो उनसे भी बेहतर है। लेकिन ये सिर्फ तेज नहीं है, यह इतना तेज है कि नंगी आंखों से नहीं दिखता। जैसे ही टाओ खुद पूरी तरह से ढहने लगता है, लीडर बाद में जमीन पर गिर जाता है, ये कहते हुए कि यह सोचना कि ऐसे इंसान भी हैं जो घोड़ों पर सवारी करते हुए एरोज चलाने में सक्षम है, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसने सोचा था। जैसे ही वह ऊपर देखता है, उसे बस अपने साथी हवा से गिरते हुए दिखते हैं जो सीधा उस पर गिर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी वोट लग गई है। जैसे ही वह आसमान में देखता है, अपने पिता की स्पिरिट को उसे पास बुलाने के लिए हाथ हिलाते हुए देखता है और वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है, ये कहते हुए कि लगता है ये बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही वे उसे कुचल देते हैं, उसे मार देते हैं, गिनचिन आगे बढ़ना जारी रखता है क्योंकि वे ब्लॉकेड को पूरी तरह पार कर चुके हैं। हालांकि जेरार्ड भी हैरान है कि कैवलरी घोड़ों से एरोज चला रही है, ये कहते हुए कि पूरे एम्पायर में किसी भी नाइट ऑर्डर के पास ऐसी स्किल्स नहीं है। जैसे ही वे उसके पास से गुजरते हैं, धूल उसे खांसी ला देती है। वह कहता है कि उनके पास 150 से ज्यादा आदमी हैं और वे सभी स्वॉर्ड ओनर्स हैं, और उसका मतलब हर एक से है, चाहे वे इंपीरियल नाइट्स ही क्यों ना हो, वे इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह स्वॉर्ड ओनर का मतलब समझाता है कि जो तलवार चलाते हैं वे स्वॉर्ड वॉकर्स और स्वॉर्ड रनर्स के रूप में शुरू करते हैं, और एक बार जब वे ऑरा को मैनिपुलेट करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें स्वॉर्ड यूजर्स और स्वॉर्ड ओनर्स के रूप में जाना जाता है। आखिरी स्टेज स्वॉर्ड मास्टर है। पूरे कॉन्टिनेंट में उनमें से केवल 15 ही है जिसमें वह खुद भी शामिल है, लेकिन यहाँ का हर सोल्जर एक स्वॉर्ड ओनर है। यह उसे पागल कर रहा है कि अगर वे कॉन्टिनेंट के हर ओनर को इकट्ठा भी कर ले तो भी मुश्किल से 200 होंगे। फिर भी इस ग्रुप के पास हर एक राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए काफी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वह कहता है, ये पहाड़ सबसे दुर्गम है, तो यहाँ कोई राष्ट्र कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। फिर वह केज से टकराता है, ये पूछते हुए कि वे अचानक क्यों रुक गए, और फिर वह हैरान हो जाता है। उसके सामने एक बड़े लेवल का स्ट्रक्चर है, और वह पूछता है कि इन पहाड़ों में ऐसी चीज कैसे बनाई जा सकती है। गेट्स खुलते हैं और गिनचिन और बाकी सब अपनी एंट्री करते हैं। जेरार्ड और टो के साथ वह अभी भी सोच रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। वह नहीं जानता कि वे क्या चिल्ला रहे हैं। उसे किसी तरह के ट्रांसलेटर की जरूरत है। जब वे अंदर जाते हैं तो वह उन सभी आदमियों को देखकर और भी हैरान हो जाता है जो उनका स्वागत करने के लिए लाइन में खड़े हैं, और वे सभी नाइट लेवल के हैं। वह आह भरता है, यह एहसास करते हुए कि यह उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा पागलपन भरी जगह है। उरु उसका स्वागत करता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत अच्छा काम किया। गिनचिन चारों ओर देखता है, ये कहते हुए कि आखिरकार यह एक सही विलेज जैसा लगने लगा है। उरु कहता है कि इन छोटे बंदों ने बहुत मेहनत की है। गिनचिन पूछता है कि आखिर वे सब इतने घायल क्यों हैं, और वह कहता है कि उसने उन्हें सीधा कर दिया और इसकी चिंता न करें, पर ज्यादा जरूरी यह है कि पीछे धूल से सना हुआ वह छोटा बच्चा कौन है। गिनचिन कहता है कि वह एक ग्रेव रॉबर है जो तलवार में अच्छा है। उरु हैरान है कि वह किसी की तारीफ कर रहा है और इसे चेक करने का फैसला करता है। वह ग्रेव रॉबर से पूछता है कि उसका नाम क्या है। जेरार्ड कहता है कि वह बिल्कुल उस धनुष वाले ड्वार्फ जैसा दिखता है, पर साथ ही वे ड्वार्फ्स होने के लिए थोड़े ज्यादा लंबे हैं। बू उसका नाम दोबारा पूछता है और वह उसे बताता है कि उसका नाम जेरार्ड है। तभी वो उसके मुंह पर मुक्का मारता है। वह सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है और उसे क्यों मारा गया, और फिर वो अपना पैर उसके नीचे डालता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही उसका सिर टकराता है, वो उसकी धुलाई शुरू कर देता है, ये पूछते हुए कि उसके नाम का क्या मतलब है, क्योंकि शायद उसके नाम का मतलब कोरियन में यही है। उरु कहता है कि उसे वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन रेजल कंफ्यूज है क्योंकि उसने बस अपना नाम बताया था। गिनचिन उन्हें उसे लटकाने को कहता है और रेजल उसे बताने की कोशिश करता है कि वह एक स्वॉर्ड मास्टर है, पर साथ ही यह भी सोचता है कि वह क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। रेजल कैंप के उस हिस्से में जाता है जहां वह जेरार्ड को बार बार चीखते हुए सुनता है, ये कहते हुए कि वह उसे इस तरह ट्रीट करने के लिए उन्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही गिनचिन अपनी स्वॉर्ड उठाता है, वह वार करने जाता है और रेजल चिल्लाता है, उसे रुकने को कहता है
और वह जेरार्ड के चेहरे के बिल्कुल पास रुक जाता है। रेजल पूछता है कि वह क्या कर रहा है और गिनचिन कहता है कि अगर वह अब पछताना नहीं चाहता तो उसे इसे खत्म कर देना चाहिए। रेजल कहता है कि फिर भी वो कॉन्टिनेंट की एक मशहूर हस्ती है। गिनचिन कहता है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाया क्योंकि वह उसका इस्तेमाल करना चाहता है, न कि उसे डिस्प्ले पर रखने के लिए। रेजल पूछता है कि उसका क्या मतलब है और गिनचिन कहता है कि उसने उसके नीचे काम करने के ऑफर को ठुकरा दिया था। रेजल को एहसास होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जेरार्ड अपनी बात पर अड़ा है। गिनचिन समझाता है कि वह एक कमांडर है जो युद्ध में हार चुका है और उसके पास मौत या उसके साथ जुड़ने के बीच ही चुनाव है। जेरार्ड अपना सिर घुमाता है और गिनचिन कहता है कि वह ये सजेशन केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि लगता है कि उसकी स्किल्स उनकी आर्मी के टॉप 10 में आ सकती है। जेरार्ड कहता है कि वो कॉन्टिनेंट के केवल 15 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक है, तो यहाँ 9 लोग उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? यह मजाक है। गिनचिन कहता है कि वह अभी भी कच्चा है। जेरार्ड हैरान दिखता है और गिनचिन समझाता है कि अगर वह उसके साथ जुड़ता है तो वह उस कच्चेपन को परिपक्वता में बदल देगा। जेरार्ड कहता है कि वह उसे सड़क के किनारे पड़े पत्थर की तरह ट्रीट कर रहा है और वह मरना पसंद करेगा। गिनचिन अपनी तलवार उठाने से पहले उसे घूरता है और जेरार्ड सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करता है। इससे पहले कि वह वार करे, रस्सी काट देता है जिससे वह फर्श पर गिर जाता है। वह फिर एक और ब्लेड बनाना शुरू करता है जो खुद आसमान की ओर निकलती है। रेजल और जेरार्ड की गेंद फट जाती है। रेजल कहता है कि इसे नॉन एट्रीब्यूट माना कहा जाता है। वह समझाता है कि कैसे हर किसी की ब्लेड उनके खुद के एट्रीब्यूट के हिसाब से कलर रिफ्लेक्ट करती है जब वे ऑरा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जेरार्ड के पास बिजली जैसी सफेद है, लेकिन मास्टर स्वॉर्ड पर चमकती ऑरा ब्लेड कोई रंग नहीं दिखाती। यह महज एक टिमटिमाती पारदर्शी ऑरा ब्लेड है। ये सोचना कि यह हवा में करीब 16 फीट तक पहुंचती है, जो जेरार्ड द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। गिनचिन पूछता है कि क्या अपनी एनर्जी को इतनी बेमतलब तरीके से निकालना गर्व की बात है। उसे बेवकूफ कहते हुए जेरार्ड कहता है कि चाहे उसकी स्किल्स उसका मुकाबला न करें, पर वह एक नाइट है। भले ही वह उसे वह सम्मान न दे जिसका वह हकदार है, वह उसके गर्व की बेइज्जती नहीं कर सकता। जिनशिन अपनी ब्लेड से ऑरा हटा देता है, ये कहते हुए कि उनमें से हर कोई नाइट होने के बारे में चिल्लाता रहता है, पर यह आखिर है क्या? जेरार्ड पूछता है कि क्या वह सच में नहीं जानता, क्योंकि एक नाइट वह है जो अपने लॉर्ड के प्रति वफादार है और कमजोरों की रक्षा करने का कर्तव्य निभाता है। गिनचिन पूछता है कि क्या बस इतना ही है, और जेरार्ड उसे बताता है कि वह एक बार फिर उनकी बेइज्जती कर रहा है। गिनचिन कहता है कि घर में रखा कुत्ता भी अपने मास्टर के प्रति वफादार होता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए गुर्राता है, और उस लॉजिक से एक कुत्ता भी नाइट है। जेरार्ड भड़क जाता है, पर गिनचिन उसे अपने पीछे आने को कहता है और वह उसे वह नाइट दिखाएगा जिसकी वह बात कर रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर हम नए ट्रेनीज में से एक को पेट पर चोट खाते और फर्श पर गिरते हुए देखते हैं। दूसरा सोल्जर उसे अपनी ब्लेड उठाने और दोबारा कोशिश करने को कहता है और वह ऐसा ही करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हम हर किसी को अपनी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करते देखते हैं। गिनचिन समझाता है कि यह एक नाइट है। जेरार्ड पूछता है कैसे, क्योंकि वे पूरी तरह बिखरे हुए लग रहे हैं। गिनचिन गांव के उन बच्चों की ओर इशारा करता है जो बस इधर उधर खेल रहे थे और कहता है कि वे भी नाइट्स हैं। जेरार्ड सोचता है कि वह क्या कहना चाह रहा है और गिनचिन कहता है कि यहाँ हर कोई वैसा ही नाइट है जैसा उसने डिस्क्राइब किया था। जेरार्ड उसे विस्तार से बताने को कहता है और गिनचिन मुस्कुराता है। वह चिल्लाता है कि वह आ गया है और वे तुरंत उसका स्वागत करने के लिए एक लाइन बनाने लगते हैं। गिनचिन आदमियों में से एक की ओर इशारा करके पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, और वह चिल्लाकर कहता है जिंदा रहने के लिए। गिनचिन पूछता है क्यों, और आदमी कहता है कि उसे जीना होगा ताकि वह दुश्मन को मार सके। जिनशिन पूछता है उसे क्यों मारना है, और आदमी कहता है जीतने के लिए। गिनचिन ये पूछते हुए आगे बढ़ता है कि उसे क्यों जीतना है, और आदमी समझाता है कि उन्हें जीतना होगा ताकि यूनिट बची रहे और यूनिट को देश की रक्षा के लिए बचना होगा। गिनचिन पूछता है कि क्या होगा अगर वह देश की रक्षा करता है, और वह कहता है कि वह अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। गिनचिन उसे चेतावनी देता है कि वह लड़ते हुए मर सकता है और अगर वह सरेंडर कर दे तो वह बच जाएगा और उसका परिवार भी। आदमी कहता है कि यह अलग है। गिनचिन पूछता है कैसे, और वह कहता है कि वे अपनी फ्री विल खो देंगे। जेरार्ड चीजों को जोड़ने लगता है और गिनचिन उसे देखते हुए मुस्कुराता है। जेरार्ड कहता है कि उनकी स्किल्स छोड़ो, उनमें जज्बा है, पर तुम ये किसी भी किंगडम की नाइट अकेडमी में सुन सकते हो। गिनचिन कहता है शायद, पर 3 महीने पहले तक वे सिर्फ किसान थे और बस उतना ही थे। जेरार्ड हैरान दिखता है और गिनचिन कहता है कि अगर उसे नाइट के उस खोखले टाइटल पर इतना गर्व है तो वह उसे जाने से नहीं रोकेगा। पर एक बात ध्यान रखना, हर कोई एक ही वजह से तलवार उठाता है। नाइट होने से वह मतलब और ज्यादा स्पेशल नहीं हो जाता। उन्होंने रक्षा के लिए तलवार उठाई और जीतने के लिए एक यूनिट बनाई। उन्होंने एक देश बनाया ताकि वे साथ मिलकर उसकी रक्षा भी कर सके। जेरार्ड को एहसास होता है कि वह सही है और गिनचिन कहता है कि वह उसे एक अलग रूम देगा ताकि वह अपनी मर्जी से रह सके या जा सके। हालांकि अगर वे उसके
जाने के बाद दोबारा मिले तो वह इतना समझदार होगा कि उन्हें दुश्मन मान ले। अगली सुबह जेरार्ड गांव में घूम रहा है, ये सोचते हुए कि यहाँ फ्री विल का असल में क्या मतलब है। वह गांव के कुछ बच्चों को आर्चरी की प्रैक्टिस करते देखता है और जेरार्ड पूछता है कि उन्हें धनुष आखिर किसने दिया। वे कहते हैं कि सोल्जर्स ने दिया और जेरार्ड पूछता है क्यों। बच्चे पूछते हैं कि क्या वह बेवकूफ है। कहते हैं कि यह इसलिए है ताकि वे अपने माता पिता की रक्षा कर सके, क्योंकि आजादी से जीने के लिए लड़ना जानना जरूरी है। जेरार्ड के मन में इसके बारे में उलझे हुए इमोशंस दिखते हैं। तभी रेजल उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वे बात कर सकते हैं। वे टहलने निकल जाते हैं। जेरार्ड कहता है कि ये लोग उन चीजों को बहुत सहजता से लेते हैं जिन्हें कॉन्टिनेंट पर टाबू माना जाता है, और पूछता है कि वे कहाँ से आए हैं। रेजल कहता है कि वह बस इतना बता सकता है कि वे इंसान हैं, बिल्कुल उनकी तरह, फर्क सिर्फ उनके जीने के तरीके का है। जेरार्ड इसके बारे में सोचता है, ये पूछते हुए कि क्या नोबिलिटी के लिए कलम और तलवार दोनों रखना नेचुरल नहीं है ताकि वे कॉमनर्स पर राज कर सके। अगर कॉमनर्स दोनों सीख ले तो विद्रोह को कौन दबाएगा और नोबिलिटी कैसे टिकेगी। रेजल कहता है कि ये लोग मार्शल पावर की बहुत कद्र करते हैं, फिर भी साथ ही वे हमेशा अपना दिमाग खुला रखते हैं। उसने एक बार गिंचन से पूछा था कि वह उन्हें क्यों पढ़ाता है और कॉमनर्स को मार्शल आर्ट्स क्यों सीखने देता है, ये सोचते हुए कि क्या वह दंगे से नहीं डरता। अगर वह जानना चाहता है कि उसने क्या कहा तो वह उसे बताएगा। गिंचन कहता है कि उसे बस ये पक्का करना होगा कि दंगा कभी हो ही न। जेरार्ड पूछता है उसका क्या मतलब है, और रेजल कहता है कि अगर उसे नहीं पता कि उसने तलवार क्यों पकड़ी है तो वह जीत नहीं सकता। अगर आप नहीं जानते कि आप किसकी रक्षा कर रहे हैं या आपको क्यों जीतना है तो वह सच्ची जीत नहीं है, इसीलिए उन्हें पता होना चाहिए। उसका जवाब था कि लोगों को समझदार बनना होगा ताकि शासक गलती न करे। जेरार्ड पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और रेजल कहता है कि कम से कम यह उस व्यक्ति की सोच है जिसे वह अपना मास्टर मानता है, और जो शासन करते हैं उनके पास जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना आखिरकार खुद के और देश के पतन का कारण बनता है। कुछ समय बाद गांव में उसकी भतीजी रोने लगती है और औरतें उसे शांत करने की कोशिश कर रही हैं, और तभी गिंचन वहां आता है। वे उसके सामने झुकती है और उसकी भतीजी उसे देखकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि वह युलजी कितनी गर्म है। वह अपने भाई के शब्द सुनता है जो उसे पत्थर दिल कह रहा है और कह रहा है कि उसे पकड़ना चाहिए क्योंकि वह उसकी ओर कितनी बेताबी से देख रही है। वह अपने हाथ उठाता है और उसे गोद में लेता है, और वह अपने भाई को ये पूछते हुए सुनता है कि क्या वह छोटा सा जीव अजीब तरह से भारी है। उसे एहसास होता है कि किसी जान की जिम्मेदारी लेना एक भारी चीज है, पर वह जानता है कि वह उस बोझ को उठा पाएगा और उसे पार कर लेगा, और उसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि वह उस पद के पूरी तरह काबिल है। गिंचन हैरान दिखता है, पर अब थोड़ा और समझ पा रहा है कि उसके भाई को कैसा महसूस हुआ था, और जैसे ही उसकी परछाई गायब होती है वह युलजी को वापस देखता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। बाद में वह निकलता है और आसमान की ओर देखता है और फिर गांव की चारों ओर देखना शुरू करता है। उरु वहां सारा के साथ मजे कर रहा है। उसकी दूसरी तरफ उरु और हडिया भी मजे कर रहे हैं और वह मुस्कुराता है क्योंकि प्यार हवा में है। वह जंगल में अपनी सैर जारी रखता है जब तक कि वह जेरार्ड से नहीं मिलता, और गिंचन पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया है। वह उसके सम्मान में अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वह रुकेगा। गिंचन कहता है कि यह अच्छा फैसला है, और जेरार्ड आह भरते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वह अपनी मर्जी से जा या रुक सकता है, और पूछता है कि अगर वह चला जाता तो क्या वह उसे शांति से जाने देता। गिंचन कहता है नहीं। जेरार्ड पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसने उसे मारने का सोचा था, और गिंचन कहता है कि यह सही है। जेरार्ड कहता है कि उसने बस यूं ही पूछ लिया था, पर वह इसे इतनी शांति से कहता है ये पूछते हुए कि उसने उसे असली चॉइस देने के बजाय झूठ क्यों बोला। गिंचन कहता है कि उसे ऐसे बुज़दिल की जरूरत नहीं जो अपनी जान को सबसे ज्यादा मानता हो। जेरार्ड को एहसास होता है कि वह कितनी बेरहमी से वफादारी मांग रहा है, और अब वह समझता है कि क्यों उसने किसानों से ईमानदारी की मांग की थी। अगर हर कोई जो उसके नीचे इकट्ठा होता है वह ऐसा ही है तो वह समझता है कि यह उन्हें कितना वफादार और मजबूत बनाएगा। वह पूछता है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। गिंचन कहता है कि वह उसका इस्तेमाल दूसरों की कब्र खोदने जैसी चीज के लिए नहीं करेगा। जेरार्ड घुटनों पर बैठने से पहले हंसता है। वह सोचता है कि वह कॉन्टिनेंट का एक आजाद नाइट है, पर अब से वह आसमान की कसम खाकर कहता है कि इस पल से वह तलवार बनेगा जो अपने लॉर्ड की इच्छा के अनुसार काम करेगी। गिंचन कहता है कि वह उसके संकल्प को स्वीकार करता है, और अगर वो कभी अपने रास्ते से भटके तो उसी संकल्प का पालन करते हुए जेरार्ड को उसे काट देना चाहिए। जेरार्ड झुकने के बाद वापस खड़ा होता है और चला जाता है। जैसे ही वह जाता है वह मुस्कुराता है और एहसास गहरा होता है। जैसे ही वह कैवलरी को अपने पास से गुजरते हुए और खुद को आमा पहने उनके साथ चलते हुए इमेजिन करता है, वह इसके लिए बहुत एक्साइटेड होने लगता है। जैसे ही वह अपनी खुद की पीठ को देखता है वह खुशी खुशी गांव वापस चलता है। गिंचन पैसों की दिक्कतों के बारे में सोचता है और कैसे वे शायद हालिया यात्रा की वजह से कुछ समय के लिए सुलझ जाएंगी।
कुछ समय बाद हम एक ग्रामीण को देखते हैं जिसकी पत्नी बता रही है कि डिनर तैयार है। वह गिनचन का स्वागत करता है और गिनचन कहता है कि उसका बच्चा सुंदर है। वह उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि यह उसी की वजह से था कि वह एक परिवार शुरू कर पाया और वह इन दिनों बहुत खुश है। गिनचन भी उस पल में जीने के लिए खुश दिखता है और हर कोई उसे आवाज देने लगता है, बस खुश है कि वे उस महान शेर की मौजूदगी में रह सके। जैसे ही वह गांव की ओर चलता है, हर कोई अपनी भावनाएं उसके साथ शेयर करता है और वह डॉक पर जाकर चांद को निहारने लगता है। अब वह समझता है कि वह पिछले वर्ल्ड से सच में एक अलग वर्ल्ड में है और हुई ने उसे बताया था कि चाहे ऐसा हो या न हो, उसे एक फैसला लेना होगा। वह वहां खड़ा होकर उस फैसले को समझता है जो उसे लेना है। किसी दूसरे पवेलियन में कुछ समय बाद हुई कहता है कि यह कोई स्ट्रैटेजी मीटिंग नहीं है, तो जिनचिन यहाँ क्यों आया? गिनचन अपने पूरे आर्मर में एंटर करता है और वे उसका स्वागत करते हुए झुकते हैं और हुई सोचता है कि उसने ये सब क्यों पहना है। हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे गार्ड बंदे का नाम मचौक है। गिनचन उन्हें रेजल और जेराड समेत बटालियन कमांडर और उससे ऊपर के रैंक के अपने सभी आदमियों को बुलाने को कहता है। वे दोनों हैरान दिखते हैं जब रेजल और जेराड भागकर आते हैं। जेराड पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है और रेजल कहता है उसे कोई अंदाजा नहीं, पर उन्हें अंदर जाकर पता करना चाहिए। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वे दोनों उन सभी सोल्जर्स को देखकर हैरान रह जाते हैं जो पहले से ही फॉर्मेशन में खड़े हैं और माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। चूंकि यहाँ हर कोई एक कमांडर है, फिर भी वे एक राजा के सामने महज सोल्जर्स जैसे लग रहे हैं। गिनचन हुई से पूछता है कि क्या सब यहाँ है और वह कहता है कि हाँ। फिर एक आदमी कमरे में गिनचन के पास आता है और उसकी मेज पर एक बॉक्स रखता है। जब गिनचन इसे खोलता है तो पूरे कमरे का माहौल बदलने लगता है। ये बहुत तनावपूर्ण हो जाता है जैसे ही यह रेडिएट होता है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जेराड और रेजल दोनों सोचते हैं कि आखिर ये कैसा प्रेशर है। प्रेशर इमारत के बाहर और यहाँ तक कि दूर शहर के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे ही वह आइटम को देखता है, वह उसे उठाता है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर हुई को थमा देता है। वह उन सभी सोल्जर्स की ओर देखता है और उन्हें बताता है कि उनके पास वापस लौटने के लिए कोई जगह नहीं है और वे अब उस घर वापस नहीं जा सकते जिसे वे कभी जानते थे। वे अपनी मुट्ठियां भींचने लगते हैं पर अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। जैसे ही हुई एक झंडा तैयार करने लगता है, गिनचन कहता है कि इस जगह पर वे गोली की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही ह्यूई इसे उठाता है, वह झंडा लहराने लगता है और हर कोई उसे देखता है। इससे पहले कि तुरंत एक घुटने पर बैठकर अपनी वफादारी की कसम खाएं, रेजल और जेराड बस हैरान है, कह रहे हैं कि हर किसी की सोच एक में मिल रही है, ये सोचते हुए कि उस झंडे का क्या मतलब है। गिनचन अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे ही हुई सीढ़ियों पर चलकर आता है और उसे वह दे देता है। वह हुई की आंखों में देखता है। जैसे ही वे स्वीकार करते हैं कि यह अगला कदम है, वह मुड़ता है और इमारत से बाहर चलना शुरू करता है। जैसे ही सभी आदमी उसके पीछे बाहर चलने लगते हैं, रेजल और जेराड एक दूसरे को देखते हैं और वे भी बाहर भागते हैं। जंगल में कहीं दूर हादिया कुछ जानवरों के साथ एक प्यारा पल बिता रही है और यह बहुत ही मासूमियत भरा है जब तक कि वे झंडे से आती एनर्जी को महसूस नहीं करते और उसकी ओर मुड़ते हैं। ये पूरे इलाके में फैलने लगती है और वह कहती है कि यह न तो माना है और न ही ड्रैगन फेयर, बल्कि यह एक खौफनाक एनर्जी है। यह ऐसे छोटे जीवों की इच्छाशक्ति को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। ब्लैकस्मिथ के यहाँ वे तब तक हथौड़े चला रहे हैं जब तक कि वे भी इसे नहीं देख लेते। वह ड्वार्फ्स को रुकने को कहता है इससे पहले कि वह बाहर भागे और वे सोचते हैं कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, पर वह अपना आर्मर पहनकर वापस आता है। वे बस हैरान होकर पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही वह एनर्जी की ओर भागता है, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें भी उसके पीछे जाना होगा और वे लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है और आसमान एक बार फिर साफ हो जाता है। गिनचन अपने आदमियों के साथ सड़क पर मार्च कर रहा है। घरों के अंदर सभी आदमी अपना आर्मर पहनने लगते हैं और बाहर आकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक के बाद एक ग्रुप धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होने लगता है जब तक कि हर आदमी जो लड़ने के काबिल है अब मार्च कर रहा है। और यह सिर्फ वे ही नहीं है, क्योंकि आम ग्रामीण भी अपने बच्चों के साथ अपने पतियों के पीछे चल रहे हैं। गिनचन मंच की ओर बढ़ता है और धीरे से झंडे को ऊंचा पकड़े हुए ऊपर चढ़ता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वह नीचे फॉर्मेशन में खड़े सभी आदमियों और अपने कमांडर्स को देखता है। एक तरफ रेजल और बाकी सब हैं। वह झंडे को हवा में उठाता है इससे पहले कि उसे जमीन पर दे मारे। हुई चिल्लाता है कि यह आसमान का खुलना है। हर कोई घुटनों के बल बैठने लगता है। गिनचन कहता है कि हालांकि वह एक उपपत्नी से पैदा हुआ है, पर वह महान सम्राट का एक गर्वित वंशज है। वे चिल्लाते हैं हाँ। वह कहता है कि वह अपने देश की विचारधाराओं को बनाए रख रहा है और हानिंग के सिद्धांत के साथ व्यापक रूप से लाभ पहुंचाएगा। वह माफ नहीं करेगा बल्कि न्याय की गदा से उन पर वार करेगा जो अवज्ञा करते हैं और भ्रष्ट काम करते हैं। एक बार फिर वे हाँ चिल्लाते हैं और वह कहता है कि इस प्रकार 3 पैरों वाले कौवे के झंडे के नीचे वह आसमान में घोषणा कर रहा है कि महान सम्राट के रूप में इस पद पर आसीन होने के बाद वह दुश्मनों पर वार करते समय हमेशा सबसे आगे रहेगा और वह अपनी जान के अंत तक अपने लोगों की ढाल बनने की कसम खाता है।
हुई चिल्लाकर कहता है कि वह उसका सेवक है और वह अपने महाराज, महान सम्राट, असंख्य आसमानों के सर्वोच्च संप्रभु की सेवा करने जा रहा है, जो सभी लोगों और चीजों को गले लगाते हैं, भले ही उसका शरीर धूल में मिल जाए और केवल उसकी आत्मा बचे। वह आकाश, पृथ्वी और पूरी मानवता के सामने उसकी इच्छा का पालन करेगा। एक बार फिर हर कोई अपनी वफादारी की कसम खाते हुए चिल्लाता है। ब्लैकस्मिथ मंच पर गिंचन के बगल में खड़े होने से पहले ऊपर आता है। वह नीचे झुकता है, वह बॉक्स खोलता है जो वह लाया था और उसे उसकी ओर उठाता है। जैसे ही गिंचन उसे नीचे देखता है, वह हाथ बढ़ाकर एक ब्लेड निकालता है और हम देखते हैं कि उसमें से एक सफेद औरा निकल रही है। गिंचन कहता है कि गली का साम्राज्य महान सम्राट द्वारा शासित देश नहीं होगा, बल्कि उनके द्वारा रक्षित देश होगा। एक बार फिर आदमी चिल्लाते हैं, हाँ, और वह कहता है, लक्ष्य के लिए यह आसमान का खुलना है और अब इसकी घोषणा की जाती है। हर कोई अपना दिल खोलकर चिल्लाने लगता है, अपनी मुट्ठियां आसमान में उठाते हुए, और आम ग्रामीण भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ड्वार्फ सोचता है कि आखिर यह गोली क्या चीज है। जैसे ही हदिया आगे बढ़ती है, वह झुककर कसम खाती है कि वह उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रही है जो सभी चीजों को गले लगाता है। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि हाई एल्व्स कभी किसी के सामने नहीं झुकते, एक ड्रैगन के सामने भी नहीं। वे पूछते हैं कि वह उस आदमी के एसेंस के रूप में आखिर क्या देख रही है, और वह कहती है कि वह है जो तालमेल से परे सबको गले लगाता है और वह जो दुनिया को रोशन करेगा। भाई सच में यह एपिसोड इतना कमाल का था कि देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। अब तो भाई अगला एपिसोड आने का इंतजार ही नहीं हो रहा। इस एपिक एपिसोड को अभी लाइक करो, शेयर करो, हाइप बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।